हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री स्टडी सेंटर। आज मैं आपको क्लास 12 के यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं, जिसका नाम है मानव आनुवंशिक विकार या आनुवंशिक विकार के नाम से भी आपके एनसीईआरटी बुक में इसका हेडिंग है। तो आज इस सब बातों को चर्चा करेंगे और हम एक खाका तैयार करेंगे कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो काफ़ी अच्छे ढंग से इसे सजाया गया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, सारे बच्चे को समझ में आए। इसलिए कृपया कर इसे ध्यान से और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो को देखते ही कह बैठे वाह काफ़ी फैंटास्टिक था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है मानव आनुवंशिकी विकार को अच्छी तरह से आप समझे, हमारे साथ देखिए। तो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा निकाल लेते हैं कि आनुवंशिक विकार होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि मानव में विकारों के लक्षण की वंशागति को मानव आनुवंशिक विकार कहते हैं। मानव आनुवंशिक विकार कहते हैं मीन्स मानव में जो कोई विकार है, कोई डिजीज, जो एनी टाइप ऑफ डिजीज होगा, है ना, उस सबको विकार को डिसऑर्डर पढ़ते हैं, उसी विकार कहते हैं। किसी प्रकार का जो चाहे क्रोमोसोम होगा या एक्स गुणसूत्र होगा, ऑटोसोमल, अल्लोसोमल, किसी प्रकार का जो विकार पैदा होगा उसके लक्षण की वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहती है और मानव में ऐसा होता है, इसलिए इसको मानव आनुवंशिक विकार कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप परिभाषा को समझ गए होंगे। अब हम बात करें टाइप की, आनुवंशिक विकार के टाइप। तो एनसीईआरटी बुक में जो टाइप है, इसके आनुवंशिक विकार के अंतर्गत बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। जैसे कि पहला आपको है मेंडलीय विकार, क्रोमोसोमीय विकार, मानव वंशावली है, वंशावली विश्लेषण है, और ट्विन्स। ये सब एनसीईआरटी में ट्विन्स और कैरियोटाइप की चर्चा नहीं है। तो ये क्रोमोसोम विकार है, मेंडलीय विकार है ना, इसकी चर्चा है और इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी सारे टॉपिक्स हैं सबकी चर्चाएं हैं। लेकिन मैं आपको पहले आनुवंशिक विकार, जिसमें विकार शब्द आता है, देखिए विकार यहाँ भी है। इसके पहले और भी जैसे कि वंशावली विश्लेषण है तो उसमें विकार शब्द नहीं है, फिर भी एनसीईआरटी के तहत जो है उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। तो हम इस दोनों को पहले पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत हम वंशावली विश्लेषण और ट्विन्स को भी चर्चा कर लेंगे और कैरियोटाइप की चर्चा कर लेंगे। जो ट्विन्स और कैरियोटाइप जो एनसीईआरटी में है उसकी चर्चा नहीं के बराबर है। ठीक है, तो फिर भी उसकी चर्चा मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जरूर बताऊंगा। अब देखिए, तो सबसे पहले परिभाषा हो गई, मानव में जो विकारों की वंशागति होती है उसे हम मानव आनुवंशिक विकार कहते हैं। ये दो टाइप का होता है। तो सबसे पहले मेंडलीय विकार, जिसको मेंडल्स डिसऑर्डर बोलेंगे, और दूसरा होगा क्रोमोसोमीय विकार, इसको बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे। क्लियर है? अब तत्काल इसको विराम रहने दीजिए। ठीक है, अब वीडियो के लास्ट में इसको खोजेंगे हम। ठीक है, तब तक आप बस वहां पे इसको रहने दीजिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेंडलीय विकार की। तो काफी इसमें मैंने 2 दिन से कुछ आत्म सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इसमें थोड़ा वर्क किया और सोचा कि मैं आपको थोड़ा बेहतर ढंग से मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, इसीलिए मैं आज आपको दे रहा हूं। तो ध्यान से देखें। तो मेंडलीय विकार जो है, मेंडल्स डिसऑर्डर, ये होता क्या है, अब क्यों कहते हैं मेंडलीय विकार ही इसे। ठीक है, इसे ध्यान देने वाली बात है कि इसे मेंडलीय विकार ही क्यों कहते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और ये क्रोमोसोम विकार क्या होते हैं, तो पहले इसको जानिए कि 46 गुणसूत्र, मानव में 46 गुणसूत्र होता है। इसके पहले हमने पढ़ा तो 46 गुणसूत्र होता है
तो गुणसूत्र इसका सेम होता है। गुणसूत्र में मेंडलीय विकार के अंतर्गत जो भी आएगा इसमें गुणसूत्र की संख्या में कमी नहीं रहेगी, गुणसूत्र 46 रहेगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम किसमें होगा? जीन प्रॉब्लम होगा, जीन में समस्या उत्पन्न होगी, है ना। जिसके गुणसूत्र सेम हो, गुणसूत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन उसमें जीन समस्या उत्पन्न हो जाए, ऐसे बीमारी को हम मेंडलीय विकार के अंतर्गत रखते हैं। चूंकि मेंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि मेंडल ने अपने मटर के पौधों में आपने देखा कि F1 F2 पीढ़ी में जिस तरह से उसका डोमिनेंट और रिसेसिव होता है, प्रभावित और प्रभावित होता है, ठीक उसी प्रकार का इसमें लक्षण पाए जाते हैं। इसीलिए इसको मेंडल से विकार के अंतर्गत रखते हैं या इससे मेंडलीय विकार कहते हैं। अब उम्मीद है तत्काल समझ गए होंगे मेंडलीय विकार ही क्यों कहते हैं इसे, ठीक है। और इसमें क्रोमोसोमल की बात तो मैंने कहा ना वीडियो के लास्ट में, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम मीन्स क्रोमोसोम जो होता है ना, उसमें प्रॉब्लम होगी, क्रोमोसोम इसमें घट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलो बाद में, तो यहाँ पे अब बात करें हम मेंडलीय विकार, मेंडल्स डिसऑर्डर हो गई, इसमें जीन प्रॉब्लम होगी। तो जीन में प्रॉब्लम होता है तो क्या क्या है, कौन कौन से रोग होते हैं, तो आइए देखते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, किसके? तो मेंडल्स डिसऑर्डर जो है उसके दो टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप जो है, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन चलेगा, क्योंकि मेंडलीय नाम आ गया, इसीलिए अब इसमें नाम आएगा लिंग सहलग्नक वंशागति, मीन्स सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ये वंशागति हो गया, सहलग्नक लिंकेड हो गया और लिंक सेक्स हो गया, मीन्स सेक्स लिंक्ड, है ना, इनहेरिटेंस। और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आएगा मैं वो बताता हूं। और दूसरा होगा अलिंग सहलग्नक वंशागति। लिंग अलिंग आपने पढ़ा, ऑटोसोमल और अल्लोसोमल, है ना। तो यहां पे देखिए, ये जो लिंग सहलग्नक वंशागति होता है इसको सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस बोलते हैं, इसको लिंग बोलते हैं। और लिंग में हमने माना है कि एक्स और वाई को लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। तो एक्स और वाई में जो प्रॉब्लम होगी, एक्स वाई में जो प्रॉब्लम होगी उस पे जो लोकेटेड होगा, उस पे जो अवस्थित होगी जीन प्रॉब्लम डालने के लिए, उसको हम बोलेंगे लिंग सहलग्नक वंशागति का प्रॉब्लम, ठीक है। मीन्स एक्स वाई वाला, एक्स और वाई के में जो जीन समस्या डालेगी उसको बोलेंगे लिंग सहलग्नक वंशागति, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अलिंग वंशागति ऑटोसोमल, ये हुआ अल्लोसोमल इसको कह सकते हैं, यहाँ पे या करके लिख सकते हैं नाम इसमें, अल्लोसोमल लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। यहाँ हुआ ऑटोसोमल लिंक्ड इनहेरिटेंस, मीन्स यहाँ पे अलिंग संलग्न वंशागति। इसके अंतर्गत क्या कर पड़ेंगे, एनसीईआरटी में इसका नाम चर्चा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, दात्र कोशिका अरक्तता, जिसको बोलते हैं हमें सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसको SCA भी बोलते हैं इसको। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये इसको भी पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इस चार्ट को अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है, और ध्यान में रखें। तो अलिंग संलग्न वंशागति के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस, दात्र कोशिका अरक्तता इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, और फिनाइलिक कीटोनेरिया, फिनाइलिक कीटोनेरिया, ये सारे बीमारी को हम पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे। अब आगे जो बात आती है कि फिर से आ जाइए यहाँ पे एक्स और वाई पे जो अवस्थित जीन होती है और उसके बाद जो समस्या आती है वो कौन कौन सी समस्या आती है। तो सबसे पहला, अब इसके डिवाइड कर देते हैं एक्स और वाई को अलग अलग। अगर एक्स पे रहेगा तो उसको बोलेंगे एक्स लिंकेड इनहेरिटेंस, मीन्स एक्स संलग्नक वंशागति, और वाई पर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, मीन्स वाई संलग्नक वंशागति। अब आगे हमारे जो एक्स स्टूडेंट है वो भी वीडियो हमारे देखते हैं तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर इस तरह से अब कैसे बता रहे हैं, मुझे क्लास में 2 साल 2.5 साल पहले किस तरह से बताए थे और अभी किस तरह से बता रहे हैं। उस समय भी आपको सब पढ़ रहे थे, सब सही चीज़ पढ़ रहे थे, वो भी सारे चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन मैं उससे बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि अब दोबारा फिर इसको पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। इसलिए घबराइए ना, आश्चर्य करिए, बस सीखिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से,
तो x और y, तो और x इसको क्या बोलेंगे, एक्स संलग्नक वंशागति। और मैंने पहले जो हमारे एक्सपर्ट देख रहे हैं उसको यहीं पे हेडिंग मैंने किया था, एक्स संलग्नक वंशागति के अंतर्गत हम हीमोफीलिया वर्णता को पढ़ेंगे। देखिए बात वही आ जाएगी, है ना। चलिए तो सबसे पहले एक्स लिंकेड इनहेरिटेंस सहलग्नक वंशागति आ गया। अब इसके ये खूबी क्या है इसको देखिए। तत्काल मैं अभी आपको इसका मुख्य इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं, उसके बाद 1 बाय 1 लेके चलेंगे। तो वाय संलग्नक वंशागति जो होता है इसकी खूबी क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो इसको देखिए। तो वाय संलग्न वंशागति के अंतर्गत जो बीमारियां आती है यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम इसकी लक्षण विशेषता को देखें कि वाय संलग्न वंशागति जो होता है ये क्या होता है। तो इसमें इस बीमारी में, इस डिसऑर्डर विकार में जो होता है, फादर से डायरेक्ट बच्चों में, मीन्स उसके सन में, बच्चे तो बेटी भी हो गई लेकिन यहां बात कर रहे हैं अभी बेटी नहीं करेंगे, बेटा का डायरेक्ट फादर टू सन कभी नहीं होता है, क्योंकि यह जो एक्स वंशागति, एक्स किस में होता है, मादा में होता है। एक्स अब कहेंगे सर एक्स पुरुष में तो होता है, लेकिन जब भी ये इसका जो आगे मैं बता रहा हूं कि डबल एक्स मादा में है और ये एक्स पे डिपेंड है, एक्स के ऊपर ही रह रहा है ये सारे, और वाई वाला यहाँ है वो भी पढ़ेंगे। तो एक्स पर रहने वाले जो हैं इसलिए इसका जो होता है डायरेक्ट, क्योंकि मादा से जब भी आएगा तो एक्स ही निकलेगा, क्योंकि डबल एक्स मादा में होता है, तो डायरेक्ट फादर टू सन में कभी नहीं ये पहुंचता है, ठीक है। और इसीलिए डायरेक्ट पुरुषों में ये है ना नहीं होता है, पुरुष से पुरुष नहीं जा सकता है, फादर से सन नहीं जा सकता है। तो कैसे जाता है तो मैं बता रहा हूं। तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, क्रिस क्रॉस वंशागति कहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट फादर से सन में नहीं जाता है, ये नाना से बेटी के द्वारा नाती में जाएगा, है ना। ये क्रिस क्रॉस, ये क्रॉस कर रहा है, ऐसे लग रहा है क्रॉस हो रहा है जिसमें म्यूटेशन कम कर रहा है, ठीक है। इसके तहत जो है ये कम हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस वंशागति। और क्रिस क्रॉस वंशागति हम किन किन बीमारी को कहते हैं, आई मीन एक्स लिंकेड इनहेरिटेंस को हम क्रिस क्रॉस वंशागति भी कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसका फादर से डायरेक्ट सन में ये बीमारी नहीं जाती है, इनडायरेक्ट रूप में जाती है, पहले माँ में जाएगा, है ना। जैसे कोई पुरुष है तो उसकी बेटी अगर होगी तो उसमें ये लक्षण रहेंगे, वाहक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कैरियर होगा, और उसको जब बेटा होगा तो वह बीमारी तब उसमें जाएगा, मीनिंग कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, मायोपिया, ये सारे बीमारी जो नाम मैंने आपको बताया था। इसमें चर्चा सिर्फ आपको वर्धता हीमोफीलिया की है, लेकिन और साथ में मायोपिया और थैलेसीमिया में आपको बता दूं, चर्चा हीमोफीलिया और वर्धता एनसीईआरटी में आपके हैं, लेकिन और थैलेसीमिया और मायोपिया को भी समझिए। और आपको हम वर्णन सिर्फ वर्धता और हीमोफीलिया का करेंगे, इसका नहीं करेंगे, लेकिन जानकारी थोड़ी सी दे देंगे, है ना। ये चारों बीमारी जो देख रहे हैं ये सब क्या है, एक्स लिंकेड इनहेरिटेंस है, ठीक है। क्योंकि ये जो है एक्स के ऊपर ही डिपेंड है, एक्स पे ही लोकेटेड होता है ये, ठीक है। और फादर से डायरेक्ट पुत्र में जो है ये नहीं पहुंचता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस वंशागति, ठीक है। तो अब जो है कि इससे कौन कौन एग्जाम्पल हो गए, वर्धता, हीमोफीलिया, मायोपिया और थैलेसीमिया। इसमें हीमोफीलिया और थैलेसीमिया जो है ये रक्त स्रावन विधि है ना, रक्त स्रावन रोग है, रक्त इसमें बहता है, ठीक है। आगे वर्णन करेंगे हम। ये दोनों क्या है, रक्त स्रावन, इसमें रक्त बहता है, ब्लड की कमी हो जाती है, बड़ी घातक बीमारी है, ठीक है। दोनों ब्लड से संबंधित बीमारी है ये दोनों, ठीक है। और वर्धता और मायोपिया ये दोनों आंख से संबंधित बीमारी है। ये जो मायोपिया हो गया और साथ में जो है वर्धता, ये किससे संबंधित बीमारी है, ये आंख से संबंधित बीमारी है। तो हम वर्णन किसका करेंगे, वर्धता का और हीमोफीलिया करेंगे। थोड़ी सी जानकारी थैलेसीमिया और मायोपिया के बारे में आप क्लास 10 में भी देखे होंगे मायोपिया के बारे में, ठीक है। तो मुख्य रूप चर्चा किसका है, वर्धता और हीमोफीलिया का, इसी से आपको सवाल आता है। अब बात करें तत्काल आपने इसको समझ गया होगा, शॉर्ट क्वेश्चन और ओरिजिनल क्वेश्चन बहुत सारे निकल गए होंगे। अब बात करें हम वाई पर, वाई लिंकेड इनहेरिटेंस, वाई सहलग्नक वंशागति, इसकी चर्चा किताब में नहीं के बराबर है, ठीक है ना, नहीं है। फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मैं आपको जानकारी दे दूं, थोड़ी सी चर्चा जो है ना, एक सवाल ओरिजिनल क्वेश्चन के रूप में आता है, इसे नहीं बराबर है, फिर भी इसलिए चर्चा कर रहा हूं। देखिए वाई लिंकेड इनहेरिटेंस क्या है
कि वाई सहलन वंशागति, मैंने क्या कहा, ये जो है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होता है, एक्स या वाई पे होता है। तो एक्स वाला तो हो गया फेमस। अब वाई पे अवस्थित क्या क्या है, तो वाई ये क्या, इसमें खूबी क्या है, ये डायरेक्ट फादर टू सन, ये डायरेक्ट जो है पिता से पुत्र में चला जाएगा, इसीलिए क्रिस क्रॉस वंशागति ये नहीं कहलाएगा। आ रहा समझ में? ओके, तो देखो डायरेक्ट फादर टू सन ये जो है इसमें कभी नहीं है ना, सॉरी ये इसमें तो गया नेवर, मतलब कभी नहीं जाता है, लेकिन इसमें क्या है, ये जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट फादर टू सन में आराम से जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऐसे जीन को हम क्या बोलेंगे, हॉलैंड्रिक इनहेरिटेंस, हॉलैंड्रिक इनहेरिटेंस या वाई संलग्नक वंशागति कहेंगे। और वाई संलग्न वंशागति का दूसरा नाम क्या है, हॉलैंड्रिक इनहेरिटेंस। जिस तरह से यहाँ नाम था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यहाँ क्या बोलेंगे हम, हॉलैंड्रिक इनहेरिटेंस, या हिंदी में क्या कहते हैं, वाई संलग्नक वंशागति। अब इसके एग्जाम्पल, जिस तरह से इसका एग्जाम्पल वर्धता, हेमोफीलिया, मायोपिया, थैलेसेमिया था, इसीलिए इसका एग्जाम्पल जो होगा हाइपरटाइकोसिस है और एक थायोसिस है। हाइपरटाइकोसिस क्या होता है, कान पे बाल जो मोटे लंबे लंबे जो आते हैं उसके लक्षण है। अगर पिता को ऐसा है तो पुत्र में डायरेक्ट ये जा सकता है। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है, ज्यादा समस्या देने वाले ये चीज नहीं है। नॉर्मली इंसान जिंदगी जीता है, इसमें कोई समस्याएं नहीं होती है, बस वाई पे ये रहता है। वाई पे है तो वाई तो सिर्फ पुरुष में ही पाया जाता है ना, एक्स वाई है ना, एक्स तो मेरी लेडीज में भी है, मेरी मादा में भी है, इसलिए उसमें गया। ये जो है बीमारी कभी भी औरतों को नहीं होती है, तो इसलिए क्या है, तो ये कहते हैं। और हाइपर कोशिश क्या हो, कान पे बाल उगना है ना, और एक थाइरोसिस क्या है, शरीर पर शल्यक, शरीर पे जो है शल्यक त्वचा है, अलग टाइप के त्वचे रहेंगे, इसमें बाल भी रहेंगे। इस तरह से ये एक थाइरोसिस के लक्षण है। और हाइपरट्राइकोसिस का जो है वंशागति वाई संलग्न जीन के अनुसार होता है। तो अब आपने अभी यहाँ से यहाँ तक आपने एक हजार टाइप से देखा कि मानव विकार जो है ना, आनुवंशिक विकार के अंतर्गत इतनी सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। और ये लगभग आपको सप्ताह 10 दिन का टॉपिक है ना, 2-4-5 दिन तो लगेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके देखते हैं इसको है, या उससे कम भी लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से भी एक कॉन्सेप्ट आपको बोलना ज्यादा पड़ेगा और लिखना कम पड़ेगा तो जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। और आगे थोड़ा सा मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी क्रोमोसोम विकार के बारे में दे दूंगा। क्रोमोसोम विकार क्या, ये भी होता है 2 प्रकार का, ऑटोसोमल अल्लोसोमल। ठीक है, ऑटोसोमल और अल्लोसोमल, इसमें भी होता है ना क्रोमोसोम के, तो इसमें भी आएगा, इसमें भी चर्चा करेंगे। तत्काल मैं आपको मौखिक बता दूं है ना, जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा इसी चर्चा में सिर्फ कर देता हूं। क्रोमोसोम विकार जो है इसके अंतर्गत फिर 2 तरह का आएगा, अल्लोसोमल, ऑटोसोमल। अल्लोसोमल क्या होता है, एक्स वाला होता है, और ऑटोसोमल क्या होता है, 22 जो गुणसूत्र, 22 44 जो गुणसूत्र होते हैं उसको बोलते हैं ऑटोसोमल। एक होता है एक्स वाई अल्लोसोमल। तो जो अल्लोसोमल एक्स वाई गुणसूत्र है उसमें घट और बढ़ जाएगा तो समस्या उत्पन्न होगी। और 22-44 जो ऑटोसोमल डिजीज है उसमें भी क्या होगी, संख्या में घट बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम होगा। इसी का एग्जाम्पल होगा डाउन सिंड्रोम, पटाउज सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स, टर्नर सिंड्रोम, कैटकाई, बिल्ली तरह की आवाज आती है। इतने सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे। ठीक है, ये क्रोमोसोमीय विकार हो गया। अब ये हो गई। मैंने एक बार एक चीज और कहा था कि मानव जो आनुवंशिक विकार के अंतर्गत हम जो एनसीईआरटी में इंक्लूड है, एक है वंशावली विश्लेषण, क्योंकि ये जो सब बीमारी पढ़ेंगे ना वंशावली विश्लेषण के द्वारा ही इसको हम क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो टॉपिक है। वंशावली विश्लेषण को जानेंगे, समझेंगे, तब इसको निकालेंगे चार्ट बना के। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, तब वंशावली विश्लेषण को समझेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि वो निकालना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ें, इसीलिए मैं उसको बाद बताऊंगा। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे, एक ये उसके बाद वंशावली विश्लेषण, और बस इतना ही है। लेकिन इसके अलावा भी कैरियोटाइप, मानव कैरियोटाइप, जिसमें गुणसूत्र 46 गुणसूत्र जो के बारे में फिगर पढ़ेंगे, कैसी कैसी रचना उसकी होती है, उसका भी एक वीडियो डाल दूंगा। और अंत में जो है ट्विंस में जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, किस तरह के क्या क्या नाम है, वो भी
इसी आनुवंशिक विकार के अंतर्गत एनसीईआरटी में इंक्लूड है। अब जो है उम्मीद है आप सारी चीज को समझ गए होंगे। अब जो हम वन बाय वन करके अब हम पढ़ेंगे। यहाँ से समझते समझते बीमारी कहाँ से कहाँ आई, यहाँ आई। तो पहले इसको देखेंगे, ये जो वर्णता, हीमोफीलिया, मायोपिया और थैलेसीमिया, इसको दोनों करना है, पढ़ना है वर्णता और हीमोफीलिया को। तो पहले हम पढ़ेंगे वर्णता, फिर हीमोफीलिया को बढ़ाने के बाद डायरेक्ट हम फिर आ जाएंगे आपको, फिर ये भी बस इतना ही चर्चा इसमें है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ये दोनों पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाकी आएंगे ये बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, दांत कोशिका रक्ता, सिकल सेल एनीमिया, इसको पढ़ेंगे और फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसको किसको पढ़ेंगे मैं लाइन कर दूं, एक वर्णता, एक हीमोफीलिया, उसके बाद ये सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये दात्र, उसके बाद ये फिनाइल। तो 1 2 3 4 5 चीजों को पढ़ेंगे। बाकी चीज की चर्चा इसमें हो गई है और इसमें भी है ना क्रिस क्रॉस क्यों है, उसके अलावा भी नाम है इसके। हीमोफीलिया पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, है ना, ये बीमारी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, बड़ी अच्छी टॉपिक है और काफी अच्छा लगेगा पढ़ने में, है ना। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्णता के बारे में जानकारी दूंगा, तब तक आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना ही बने आप उसे बनाने की कोशिश करो। अगर कोई बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करो वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें, ताकि मेरा जो हर वीडियो जो भी बनाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और उसका लाभ है आप उठा पाएँ और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उससे भी इसका लाभ उठाने की सलाह दें और कोशिश करें। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।